जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आज मैंने सुबह एक सोर्स डाला था कि एक सेंटर में हमारे एक सीओ साहब बैठे हैं और वो लगातार अपने आप को टाइगर समझते हुए बंदों को पनिशमेंट दे रहे हैं और पनिशमेंट में मैक्सिमम पावर का यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि एक हवलदार जी को, जो कि 97 डेज लेट थे, और उसके बदले में उनकी हवलदारी तोड़कर उनको सिपाही बना दिया गया और 60 दिन की उनको आरआई दी गई। इसी तरह एक नायक साहब को, जो कि 65 दिन लेट थे, उनकी नायकी तोड़कर सिपाही बना दिया गया और उनको 45 दिन आरआई दी गई। इसी प्रकार एक लैश नायक को उसकी लैश नायकी तोड़ी गई और उसको 28 दिन आरआई दी गई। मतलब लगातार वो सजा दे रहे हैं। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आज मैंने इसी सिलसिले में लगभग 4 से 5 एएफटी के, जो हमारे आर्मड ट्रिब्यूनल फोर्स कोर्ट हैं, उनके वकीलों से डिस्कस किया। उसके बाद कुछ हमारे रिटायर्ड अधिकारी, कुछ हमारे रिटायर्ड हेड क्लर्क साहब, उन सबसे मैंने इस विषय पर चर्चा की। तो मैं आगे आपको बताता हूं कि उनका क्या क्या विचार थे। उस वीडियो में मैंने एक चीज कही थी कि हमारे रिटायर्ड अधिकारी रिटायर होने के बाद बोलते हैं कि जवान हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपकी यही जो गलतियां हैं, ऑन ड्यूटी रहते हुए आप जवानों को इस तरह की गलत सजा मैक्सिमम पावर यूज करके जो देते हो, कि वह आप कहते हो कि मेरे पास पावर है और मैं चाहूंगा जो कर सकता हूं, अपने आप को टाइगर समझते हो। तो ऐसे लोगों को बोलता हूं कि टाइगर पता है क्या होता है? टाइगर वो होता है जो मरे हुए शिकार को कभी नहीं खाता है। तो आप टाइगर नहीं हो, आप तो गिद्दड़ हो, या वो सियार भेड़िया होता है जो देखता रहता है कि शेर कभी इस मांस को छोड़े और मैं खा जाऊं। तो आप अपने आप को सियार बोल सकते हो, गिद्दड़ बोल सकते हो। ठीक है श्रीमान। और रिस्पेक्ट नहीं करने का कारण, आप अंदर रहते हुए अन्याय, अत्याचार, तानाशाही और जो जवानों को गुलाम समझते हो ना, फिर बाहर आकर आपकी जो हालत होती है उसके जिम्मेवार आप खुद हो। यहां आज इस वीडियो के बनाने का मकसद, हमारे बहुत से साथियों के कमेंट्स भी आए हैं, जिसमें एक साथी ने कमेंट्स किया था कि सर, अगर फौज में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, इन लोगों को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो फिर इस तरह की संख्याएं बढ़ेंगी और आप गलत का साथ मत दो, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो से मतलब और लोग बिगड़ेंगे। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, ना तो मैंने उसमें सोर्स में, ना मेरे किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि भाई आप छुट्टी से लेट आओ और सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। जो बंदा गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूं कि फौज का डिसिप्लिन बरकरार रहना चाहिए। लेकिन एक होता है कि सर्विस में कोई बंदा एक ही गलती को बार बार दोहरा हो, बार बार छुट्टी से लेट आ रहा हो, अनडिसिप्लिन हो, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर का यूज किया जाता है। जो हमारी आर्मी एक्ट 10 1915 के अंदर जो लिखी हुई है कहानी, सारी डिस्कस जिन लोगों से हुई है मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने सबने यही कहा, बहुत से लोगों ने, कि भैया आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है एक दिन में भी अगर चाहे तो वो सजा दे सकते हैं। फिर उसके बाद 28 भगोड़ा जब शो होता है, 28 दिन के बाद कैसे भगोड़ा शो होता है, और वो भेजना चाहे तो घर भी भेज सकते हैं। वो पावर एज ए कमांडिंग ऑफिसर उनको लिखी हुई है। लेकिन सबसे बात करके जो निष्कर्ष निकला है कि आप कोई आदतन अपराधी हो जाता है, बार बार गलती दोहराए, वहां मैक्सिमम पावर यूज होती है। और जहां बंदा पहली बार, जैसे इन लोगों से मैंने भी डिस्कस करते समय मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तूने सही किया है फलाना, मैंने इनको बहुत बोला कि भाई आपकी गलती है, आप क्यों नहीं गए, क्या कहानी है। तो आगे मैं इनकी कहानी भी बताऊंगा कि ये कैसे लेट हुए, इनकी क्या मजबूरी है। और ये लोग लगभग 15 से 20 साल की सर्विस कर चुके हैं सेना के अंदर। इनकी पहले कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं है। वेरी गुड एग्जाम्पलरी जो बोलते हैं ना, उदाहरण के तौर पर सर्विस है, कहीं कोई पनिशमेंट नहीं है। ऐसे आदमी पर मैक्सिमम पावर यूज करना घटिया लोगों का काम है, शेरों का नहीं है। ठीक है श्रीमान। एक महाशय ने कमेंट्स लिखा था, आगे मैं कहानी बताऊंगा पूरी। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई क्यों हुआ, उसमें भी जैसे शॉर्ट्स में कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा है कि सर आपने कहानी बताई नहीं है, क्या बात थी। तो आज इस बंदे की, इनकी बताऊंगा कि कैसे कैसे लेट हुए थे। और एक चीज और कहूंगा, बहुत से लोग ये लिख देते हैं कि भाई अब सजा दे दी, अब क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि जिस तरह सजा दी जाती है, जैसे होता है ना कि अरी टेबल के पास पहुंच गए तो सजा मिलेगी,
तो भैया वो हरी टेबल के पास अगर मार्चअप कर किसी को सजा देने का कानून उसके पास है, तो उसी सजा को कैंसिल करने का प्रावधान भी उन्हीं के पास है। ठीक है, आप उस चीज को कैंसिल कर सकते हो और वो चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं, याद रखना। ठीक है, कुछ बंदे, एक महाशय ने कमेंट्स लिखा था, आप तो फौज को बिगाड़ रहे हो, अफसरों का हमेशा अफसरों को उल्टा सीधा बोलते हो, अफसर भी तो डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए इस तरह की सख्त सजा दे रहा है, और अगर एक बंदा 90 दिन लेट होगा, कोई 60 दिन लेट होगा, तो बाकी बंदे छुट्टी कैसे काटेंगे, बंदों पर ड्यूटी का बोझ पड़ेगा, इस तरह का भी एक कमेंट्स किया था। तो ये कुछ, यहां मैं नहीं कह सकता, हो सकता है इस बंदे का वास्तव में सही हो, या कुछ बंदे हैं जो नाम बदल बदल कर और इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उनको लगता है कि हम किसी तरह रविंद्र फौजी को फंसाएं। तो ये अगर सही है तो भी ठीक है, या अगर ये चमचा या खुद अधिकारी है जो सोच रहा है कि मैं इस तरह जवानों के फेवर लेके रिपोर्ट करूंगा, कि जवानों को कहूंगा अरे भाई इसको लेट होगा तो तुम्हारी छुट्टी नहीं कट पाएंगी, फलाना ढिकड़ा, तो जवानों के दिमाग में तो आएगा यार साहब तो बहुत सही बोल रहा है। लेकिन इन साहब लोगों को या जो भी है चमचे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, एक बंदा किसी कारणवश लेट हो रहा है, आपने सवाल उठा दिए, लेकिन आप ही के वो अधिकारी गण जो बंदों को अपने घरेलू कामों में यूज कर रहे हैं, यानी साहब के पास आर्मी एक्ट के अनुसार आपको पता है कर्नल एंड अबव को एक बड्डी लागू है। बहुत से बंदे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सीओ के पास मिनिमम 3-4, ब्रिगेड कमांडर के पास 5-7, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 10-10, 20-20, 50-50, एक कंपनी तक डिप्लॉय है। और आपको मैं एक अभी बताऊंगा इसी सिलसिले में, अब मेरी एक, हमारे बड़े अधिकारी हैं मेजर जनरल के लेवल के, उनसे मेरी बात हुई आज। उन्होंने बोला कि यार रविंद्र, मैं तेरे वीडियो देखता रहता हूं और मेरे को ये लगता था कि रविंद्र थोड़ा हमेशा बकवास करता है और पूरा गलत बोलता है, अफसरों के खिलाफ बोलता है, लेकिन आज उन्होंने बोला कि मैं तेरे कुछ वीडियो मैंने देखा, मेरे को समझ में आई है धीरे धीरे तेरी चीजें, जो तू चीजें चाह रहा है वास्तव में कुछ चीजें तेरी बहुत बढ़िया है। और आज भी मेरे पास उनका फोन आया जब उन्होंने देखा कि अफसरों की इज्जत नहीं करते, तो बोला हाँ यार तू कुछ चीजें सही बोल रहा है और मैं बता सकता हूं कि ये चीजें कैसे सुधरेंगी। तो मैं बोला साहब आप वीडियो में मेरे साथ बैठकर वीडियो में आ जाऊं या आपकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं। नहीं, मैं मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, रिकॉर्डिंग मत डालना। लेकिन ये कह रहे हैं कि बदल सकता है, क्योंकि 1912 के अंदर जब ये आर्मी एक्ट बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, फिर 1857 में कहीं ना कहीं सैनिकों का विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा, जब वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूस देते थे, उस समय सैनिक विद्रोह हुआ था। तो उसको दबाने के लिए और भी कानून सख्त लाए गए थे। और बोला ये विडंबना थी कि हमारे यहाँ पहले ऐसी ऐसी सजा थी कि बोला इसको कोड़े मारने की, जैसे एक आदमी को 200, 100, 200, 400 कोड़े मारे जाते थे, और वो कोड़े मार मार के ही मर जाता था। और आदेश अंग्रेजों का होता था, लेकिन मारते कौन थे? हमारे ही सैनिक, जवान ही जवान को मारता था। बहुत बड़ी दुर्गति थी। उसके बाद कुछ ऐसे नियम थे कि रिटायरमेंट होने के बाद में, जैसे जानवरों को नहीं, जो उनको सिग्नल मैन को गोली तक मार दी जाती थी कि बाहर जाकर ये सूचना नहीं दे। तो वो भी तो समय के अनुसार बदली हुआ है। और आज भी बड़ी विडंबना है कि एक सीओ कह देता है कि भाई इसको मारो, तो हमारा ही बंदा मार देता है, हमारा ही एक जवान के ऊपर जवान ही संतरी खड़ा हो जाता है उसको बंद करके। तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे बदल सकता है, बाकी जैसे हमारी बड़ी बड़ी आर्मियां हैं उसमें कैसे बदला है, तो आज उसकी भी डिस्कस करूंगा। बीच में जैसे मैं वो पॉइंट्स दे रहा था, उस महाशय का, एक महाशय ने कहा था कि बंदों की, तो वो बीच में मेरे पॉइंट मिक्स हो गया था कि मैं उसको पूछना चाहता हूं कि वो कह रहा था कि भाई बंदे छुट्टी कैसे काटेंगे, फलाना टिकड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि लेट होना, छुट्टी से एब्सेंट होना बार बार, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन किसी की गलती, आगे कहानी में बताऊंगा कि गलती इसकी इतनी नहीं थी कि इसको इतनी सख्त सजा दे। सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतनी सख्त नहीं मिलनी चाहिए थी। पावर का मैक्सिमम यूज किया गया, वो गलत है। और जो बंदे कह रहे हैं कि छुट्टी कैसे काटेंगे, तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि जब वो सीओ 4 रख रहा है, कमांडर साहब के पास 10 है, और हमारे साहब ने भी बताया कि भैया मेजर जनरल के साहब पास एक कंपनी बैठी हुई है, एक प्लाटून चाहिए मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को, ब्रिगेडियर साहब को एक कम से कम 7-8 बंदे चाहिए। बल्कि लागू उन्होंने भी बताया कि वही आप जो कहते हो कि एक बंदा ही लागू है, ऑथराइजेशन से एक्स्ट्रा रखते हैं। तो वहां ये मां से जो कमेंट्स लिखने वाले, वहां क्यों नहीं बोलते भैया
कि साहब आपने 4 बंदे रखे, आप दे दो कंपनी में, बाकी बंदों की ड्यूटी का बोझ कम हो जाएगा, छुट्टी भेज देंगे। वहां तो नहीं बोलते। तो ऐसे इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और फिर कह रहा हूं कि जो कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स करने से पहले आप या तो पूरा वीडियो देख लिया करो, आप उस बंदे की पहले पूरी कहानी सुनो, क्या हुआ है और क्या गलती हुई है। और मैं फिर कहता हूं कि आज एएफटी के 5 कम से कम वकीलों से मैंने बात की, तो उसमें हालांकि कुछ ने कहा कि भाई देखो उनके हाथ में है, कुछ ने कहा कि नहीं ये गलत हुआ है। और मैंने उस बंदे के थ्रू वकीलों से बात करके केस के लिए भी बात की है कि भाई आप केस करो और इसका क्या हो सकता है। दूसरा, केस का आपको पता ही है हिंदुस्तान के कोर्ट में कितने दिनों में क्या न्याय मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी कहानी को नहीं डालेंगे तो उस आदमी को तो शर्म आएगी नहीं, कर्नल साहब को शर्म आएगी नहीं, और हो सकता है वो और भी लोगों को सजा दे। एक महाशय ने यह भी कमेंट्स किया था कि वीडियो बनाने से क्या होता है, तूने आज तक कितनों को भला किया, फलाना ढिगड़ा। तो उस महाशय को कहना चाहता हूं, अभी मैंने हाल ही में एक इंजीनियर के बंदे का, जिसको 4 साल से पेमेंट नहीं मिल रही थी, वीडियो डाला, वायरल किया, और उनके बड़े बड़े अधिकारियों, ब्रिगेडियर साहब से, सीओ साहब से सबसे बात हुई, और आज उसको पेंशन के लिए इंडिविजुअल को घर पे बंदा भेजा है और उसकी पेंशन की कार्रवाई चल रही है। उस चीज की मुझे खुशी है। दूसरा, परसों मैंने एक वीडियो डाला था, आप सभी को पता है, कि बंदे का, अग्निवीर का, उसकी अलग से मैं एक दिन कहानी भी बताऊंगा। मैंने अभी इसलिए कहानी रोक दी है, जिसमें मैंने कहा था कि अग्निवीर का बेचारे का माताजी बीमार थी, छुट्टी मांग रहा था, नहीं दिया, बोले जाना है तो डिस्चार्ज करके चला जा, क्योंकि उनकी 1 ही महीने की छुट्टी बनती है। और 1 महीने के बाद में यहाँ सीओ साहब की भी गलती नहीं है, ऐसे में तो मैं मानता हूं, बोले जाना है तो भाई डिस्चार्ज लिख दिया, लेकिन मजबूरी में उसने डिस्चार्ज लिख दिया और वो वापिस आया। जब तक डिस्चार्ज मंजूर, आर्मी हेडक्वार्टर तक मंजूर हो गया, और उसको 30 तारीख को आउट कर रहे हैं। और उस बंदे ने मेरे पास लिख दिया कि सर मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ही छोड़ दूंगा। फिर मैंने उसी समय रात को वो वीडियो बनाया। वीडियो के अंत में मैंने उसमें बताया था कि भाई ये इस रेजिमेंट का है और इस सेंटर का है, किसी के पास कमांडर साहब का नंबर है तो मेरे को देना। और उसी समय 2 घंटे में जिसने वीडियो देखा था मेरे पास नंबर भेजा। नंबर भेजते ही मैंने कमांडर साहब से बात की, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, जरूरत पड़ने पर अगर किसी को शक है तो मेरे पास आकर देख सकता है। लेकिन वही है कि कमांडर साहब से बात हुई और उन्होंने बोला यार आप लोग वीडियो में ये रिकॉर्डिंग डाल देते हो, फलाना रिकड़ा। तो मैंने साहब को ये बोला कि साहब, रविंद्र फौजी जो वादा करता है, आज तक जब मेरा काम हो गया मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं, लेकिन आप काम होना चाहिए। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है अभी मैं फोन करता हूं। उस बंदे को रात को ही, जहां क्वार्टर गार्ड में बंद कर रखा था, क्वार्टर गार्ड से रिलीज हुआ, उस बंदे को मैंने बोला वीडियो कॉल करके मेरे को बता। उसने वीडियो कॉल किया कि सर मैं बाहर आ गया और मेरे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं कि तेरी जो तू वापिस नौकरी करना चाहता है लिख, वापिस भी लिखवा रहे हैं। दूसरा, उस बंदे की माताजी की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि दिखाऊंगा, जिसमें उसकी माताजी ने कहा कि मैं 4 दिन से चक्कर काट रही थी, लेकिन गेट से कभी एसएम साहब और कभी अर्जुन साहब भगा देते थे, कमांडर साहब नहीं है, कमांडर साहब नहीं है। हालांकि कमांडर साहब ने बोला मैं भाई आज 1 दिन के लिए हूँ, कल चला जाऊंगा। मेरे पास सुबह उसकी माताजी और उसके जो परिवार है पहुंच जाने चाहिए। फिर मैंने उनकी माताजी को बताया, वो बेचारे रात को ही लोकल ट्रेन पकड़ के बोले हम रात भर चलेंगे, हमारे से दूर है लेकिन सुबह पहुंच जाएंगे। और वो लोग पहुंच गए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह जो भी दी है, और इस बंदे ने बता दिया कि सर मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है। और उन्होंने वादा किया, ये भी कहा कि भाई रविंद्र फौजी को बोलो वीडियो डिलीट कर देगा रेजिमेंट की। हालांकि मैंने बहुत दूर जाकर रेजिमेंट का नाम बताया था लास्ट में, रेजिमेंट का और उस चीज का, क्योंकि वहां तक जो सही बंदा होगा ना वीडियो को वही पूरा देखता है। बाकी जो चटकू लोग हैं उनको तो वीडियो वहीं से छोड़ देते हैं, फिर बोलेंगे रेजिमेंट का नाम नहीं बताया, कहानी नहीं बताई, तो चटकू इतना ही करके चले जाते हैं। तो उन चटकुओं को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो मेरे से जुड़ा हुआ बंदा मेरे को पता है वो पूरा देखेगा। और मैंने उसमें नाम भी लिया था उसकी कहानी का, लेकिन फिर बाद में वो कहानी उनके कमांडर साहब तक भी पहुंची, सीओ साहब तक भी पहुंची, बंदे को रिलीज भी किया गया। और फिर रात में मेरे को बोला कि सर मेरे को निकाल दिया और मेरी वीडियो मेरा हटा दो। तो मैंने उसका वीडियो हटाया नहीं है, मैंने कहा था कि वीडियो को मैं प्राइवेट कर दिया है मैंने, अब वो वीडियो कोई नहीं देख सकता। अभी परसों का वीडियो है, मैंने प्राइवेट किया हुआ है, कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा कि 30 तारीख तक अगर भाई तेरी सर्विस बच जाती है, और वो चीजें कार्रवाई तो हो चुकी है। मैंने यही कहा था कि भाई आप जिस प्रकार, उसमें भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, वीडियो वायरल तो हो गया था, कमेंट्स कर रहे थे कि कर दिया तो कर दिया, बंदा खुद डिस्चार्ज मांग रहा है, तुम क्यों फालतू बकवास करते हो फलाना। लेकिन मैंने कोशिश की, वो बंदा ने जब बोला कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, रात को ही मैंने कोशिश की, रात को ही कमांडर साहब को बात की, और रात को ही प्रक्रिया जो उसको बंद करके गार्ड में रखा हुआ था, रात को ही उसकी सारी चीजें हो गई। तो उस चीज की खुशी है, उसकी माँ ने जो मेरे को दुआ दी, और मेरे को नहीं, मेरे से जुड़े हुए जो 8 लाख लोग है ना, इन सबको दुआ मिलती है। और ये सबकी ताकत है, रविंद्र फौजी अकेला कुछ नहीं कर सकता।
रविंद्र फौजी बोलते ना अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मैं इतना भी तिनका भी नहीं ला सकता, लेकिन ये जो 8 लाख लोगों की संख्या है ना, जो कहीं ना कहीं वीडियो को वायरल करती है, हमारी मदद करती है, उससे उन सब की पावर से उसका भला हुआ। और ऐसे बहुत से वीडियो, जैसे वो सेंटर में एक नायक बेचारा कई दिन से चक्कर काट रहा था कि नहीं लेंगे हम, जो भी कर लो, और मैंने उसको भी अंदर करवाया है। तो भैया रविंद्र फौजी का आप या तो पूरा वीडियो देखा करो, या फिर और वीडियो मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर पड़े हुए हैं, मैंने डाले हैं। जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बताया था कमांडर साहब की रिकॉर्डिंग, वो एक ब्रिगेडियर साहब जैसे अभी रिटायर हो जाएंगे 30 तारीख को, उसके बाद उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई बाद में मेरी डाल देना, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वो मैं डालूंगा उनकी रिकॉर्डिंग भी। और जो कह देते हैं कि भाई अभी हम देख ड्यूटी पर है, हम बात कर रहे हैं, तो नहीं डालेगा, काम हो जाएगा, तो काम होने के बाद वही बात है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया मैंने, रविंद्र फौजी की गर्दन कट सकती है, लेकिन किसी का नाम और ये चीजें बाहर नहीं आती। बहुत से जवान हमारे को ऐसी चीजें बताते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उनको मैं कहता हूं कि आप मेरे पास भेजो वीडियो वगैरह, कुछ भी होता है, देखो कैसे हम उसका रेल बनाते हैं, और उनका नाम भी नहीं आता। क्यों? उनको विश्वास है कि यार रविंद्र फौजी ने जो जवान दे दी ना, मैंने कह दिया कि मेरी जवान लोहे की लकीर के बराबर है। रविंद्र फौजी का पुर्जा पुर्जा बोलते हैं ना, जैसे वो पुर्जा पुर्जा कट मरे, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उसी तरह रविंद्र फौजी का भी अगर एक एक अंग भी कट जाए और वो बोले कि किसने भेजा क्या नहीं भेजा, तो रविंद्र फौजी इतनी सी भी नहीं बताता है, जो वचन दे दिया तो। और जहां जरूरत पड़ती है बंदे को खड़ा करने के लिए, तो हमने बंदों को, एक बंदा था आपको पता है, मैंने हाई कोर्ट में ले जाकर उसके परिवार को और उस बंदे को भी खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज वही बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मैं आगे की जवान की कहानी बता रहा हूँ, और कहानी बताने से पहले फिर भी जो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं वीडियो जिसने, क्योंकि फिर कह दिया कि चटको तो चले गए होंगे, अब यहाँ तक जो आदमी पहुंचा है उन सबसे कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो आप हमारा तन मन धन से साथ दो। ये चैनल मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल आप सबका है। आज हम 8 लाख हैं, 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख, और 100-100 जोड़ोगे तो 8 करोड़ होंगे, और एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। तो चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अगर आप जुड़ गए तो बैठकर, मैं फिर कहता हूं कि साइलेंट रहकर जहां भी कोई सिविलियन मिलता है, कोई भी मिलता है, संख्या बढ़ाओ इसकी। और दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। तीसरा, इन चीजों के लिए पता है कि तन मन धन, हम बहुत से मामलों को लेकर कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की फीस भैया इतनी है उतनी है, वो नाम सुनते हैं। रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह जवान से रिटायर्ड हूँ, और मेरे पैर फिर डगमगा जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी कुछ केसों के चक्कर में मैं वहां गया था। आज भी मेरी पेंशन पर 2 लोन चलते हैं, क्योंकि मैंने जिस दिन कह दिया कि मैं करूंगा, फिर वो मैं चाहे कहीं से करूं, और वो मैंने किए हैं, चाहे वो आंदोलन हो चाहे धरने हो। जब मैंने कह दिया ये चीजें करनी है तो मैं करता हूं। आपका सहयोग मिलता है, कुछ उससे करता हूं, या फिर कुछ मेरे को कहीं से भी लाना पड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी कहता हूं सहयोग दोगे तो हम कुछ बदल सकते हैं। जिसको भी सहयोग देना है, यही मेरा नंबर 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप महीने में 2 महीने में जब भी लगता है 100 500 या 1000 रुपए क्या, ये सर हमारी तरफ से है, और आप बढ़िया काम कर रहे हो और भी करो, तो वो लोग सहयोग करें। फिर कहता हूं कि सहयोगकार तन मन धन का नाम लेते बहुत से लोग वीडियो छोड़ देते, तो वीडियो को नहीं छोड़ना, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब उनकी कहानी बता देता हूं आपको कि ये बंदे की दिक्कत क्या थी और पनिशमेंट को कम ज्यादा कैसे किया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये मेरा बारकोड है, जिससे मैं फिर बीच में भूल जाता हूँ कि ये मेरा बारकोड है। बहुत से लोग बोलते हैं कि गूगल पे, तो गूगल पे मेरा दिल्ली आंदोलन जब से किया था तब से बंद कर रखा है, और मैंने बहुत कोशिश की, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग तो हो सकता है और चीजों को भी बंद करने के विचार कर रहे हैं, लेकिन आवाज दबाने से दबती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ सच्चाई है, वो भगवान है जिसके सहारे हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा गूगल ये बारकोड है, आप इसके माध्यम से किसी भी स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हो। और इसके अलावा ये मेरा नंबर है SBI का 612 642 33 600, IFC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट। फोन पे और पेटीएम नहीं चलाते तो इसके माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी को मजबूत करें तो मजबूत करो। अगर उनके चटकों के कमेंट्स देखकर वहीं की वहीं वीडियो छोड़ दोगे तो फिर आपकी मर्जी है। फिर कह रहा हूं, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि फौज का डिसिप्लिन तोड़ो, या कभी नहीं कहता कि आर्मी गलत है, लेकिन सजा कम और ज्यादा करने का जो प्रावधान है इनके हाथ में जो दिया हुआ है, लेकिन जो गलत करते हैं उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। जैसा उन 2 नायक
साहब हैं उनकी तो मेरे पास, नायक और लैश नायक की तो अभी पूरी कहानी आई नहीं है, लेकिन जो हवलदार जी की कहानी आपको बता देता हूँ कि ये हवलदार जी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हैं, गेम के लिए स्पेशल भर्ती हुए हैं, डायरेक्ट हवलदार से, मतलब बाद में नेशनल खेल कर हवलदार बन गए थे, और आज 7.5 साल हो गए इनको हवलदार बने हुए। कुछ दिन के बाद इनका प्रमोशन भी आने वाला है, लेकिन अब इनको ये सजा और देकर सिपाही बना दिया। इनका प्रमोशन का सपना भी गया, गेम का ये सपना था कि भाई मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊं, वो सपना भी तोड़ दिया। एक तरफ होता है लोग बढ़ावा देते हैं स्पोर्ट्समैन को, रेजिमेंट का नाम होगा, फौज का नाम होगा, लेकिन कुछ एक घटिया लोग वो कुछ भी नहीं देखी इसकी अच्छाई को और इसको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट का कारण क्या था, इनकी माताजी बीमार थी, माताजी बीमार थी, इन्होंने छुट्टी मांगा कि भाई मेरी माताजी हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे छुट्टी दे दो। तो पहले तो माने नहीं, फिर बोले ठीक है तू 10 दिन की जा दिखा के और आ जा। ये बंदा गया हॉस्पिटल में एडमिट, उनकी माताजी को दिखाता रहा, ठीक नहीं हुई, उनके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ भेजे कि भैया ऐसे ऐसे चल रहा है, अभी माताजी ठीक नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम छुट्टी नहीं बढ़ा सकते, तेरे को आना पड़ेगा। तो इन्होंने बोले भाई जब मैं भारत माँ की सेवा के लिए वहाँ अपना सब कुछ जान देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मेरी माँ के लिए ठीक है जो पनिशमेंट मिलेगा मैं इनको दिखा के आऊँगा। ये बंदा गया नहीं। इनकी माता जी लगभग ठीक होते होते 1 से 1.5 महीना लग गया, और उसके बाद फिर मैंने जरूर इनसे पूछा कि भाई जब आपकी माता जी ठीक हो गई थी, तो बोले मैंने उनको फ़ोन किया, एसएम साहब को, सीओ साहब को, हर रिपोर्ट देता रहा, लेकिन जब उन्होंने मेरे को AWL कर दिया उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर भी मैंने इनसे सवाल किया कि भाई लेट हो गए थे तब, अब आपको पता ही था कि भाई माता जी ठीक हो गई तब तो जाना चाहिए था। बोले हाँ मैं उसके बाद जाने वाला था। उसके बाद मैं ये जो जिस स्पोर्ट्स से भर्ती हैं उनके कोच वहीं की वहीं, इनके कोच की भी बात होती रही, तो कोच ने बताया कि ठीक है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अचानक जो इनका गेम था, उस गेम की डेट आ गई थी कि भाई ये गेम है इनका, और ये गेम अभी इंडिया से बाहर जो चलता है उसका इन्होंने इंटरनेशनल खेलने के लिए जाना था। उसकी डेट आ गई, तो इन्होंने कोच को कहा कि कोच साहब ऐसे ऐसे डेट आ गई और मैं उसके खेल के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर लूँ, आप मेरे सीओ से और उनसे बात कर लो। कोच साहब ने बात की तो बोले भाई हमारी तरफ से तो AWL है और हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी रिस्क पे रखो तो रख लो इसको, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, सजा इसको मिलेगी। तो ये इसने फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। तो कोच साहब ने बोला कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर, अगर तू गोल्ड मेडल वगैरह लेके आ जाएगा तो उनको सब मना लेंगे, रेजिमेंट भी मान जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। और ये बंदा गोल्ड मेडल लेके आता, बढ़िया अच्छा भी वो है, लेकिन कुदरती प्रैक्टिस करते करते लास्ट में अभी कुछ दिन पहले वो आके वो कैंसिल हो गया गेम, वो पोस्टपोन हो गया गेम, बाद में होने। जब गेम बाद में होने तो इसको पता चला भैया डेट या किसी की, अब तू अपनी वहाँ चला जा। उसके बाद मतलब पहले माताजी की बीमारी की वजह से, फिर अपने गेम की वजह से लेट होकर ये 97 डेज बाद में वहाँ पहुँचा है। वहाँ यूनिट में तो लिया नहीं, वही बात है, यूनिट से तो पता ही है कि इतने दिन हो गया फलाना टिकड़ा, सेंटर में जाओ, तब इसको सेंटर में भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल से सेंटर में नहीं किया क्योंकि यूनिट फील्ड में थी। उसमें भी बहुत से लोग तो नहीं करते हैं, चक्कर ही कटाते हैं। जैसे मैंने वही कहानी पहले बताया था ना कि एक नायक साहब की यूनिट फील्ड में थी, तब भी सेंटर बोला नहीं लेंगे, यूनिट बोला नहीं लेंगे, और फिर मैंने कहाँ से जुगाड़ करके उसको इन करवाया। हालांकि इनका तो बाद में सेंटर ने इनको इन कर लिया। इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, फलाना टिकड़ा, इन्होंने जो चीजें थी सारी सही बता दी, ईमानदारी। हालांकि मैंने यहां बोला कि फौज में एक तो ईमानदारी नहीं दिखानी है, क्योंकि ईमानदारी वाले अफसर वो खानदानी रॉयल्टी वाले ना नहीं रहे हैं अभी। ईमानदारी से बता दिया कि मेरी इतने दिन तो माताजी बीमार थी, फिर मैंने फोन भी किया था, फिर कोच साहब ने भी आपको बताया था गेम हो गया, तो बोलते हैं गेम तो हुआ नहीं और तू लेट है, और हम तो अब जो लागू है वो सीओ साहब इंक्वायरी करेंगे वही देंगे। उस आधार पर इस बंदे को हौलदारी तोड़ दी। मतलब आगे ये नहीं देखा कि ये बंदा स्पोर्ट्समैन है, आगे भविष्य के लिए, रेजिमेंट के लिए क्या करेगा, देश के लिए क्या करेगा, और हो सकता है इसको कोई मिनिमम सजा देकर, या जो भी हौलदार था फाइन वगैरह कर सकते थे और छोटी मोटी कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। जैसे मैंने एक दिन बात भी कराई थी, आज भी मैंने बात की थी बहुत से AFT के वकीलों से भी, कुछ हेड कलर साहब भी है, रिटायर्ड अधिकारी भी, जो कह रहे थे, कुछ तो कह रहे थे कि भाई पावर है, सीओ दे दी जो दे दी, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि नहीं आप इसको कोर्ट में डालो। कुछ लोगों ने कहा कि सीओ साहब चाहते तो ब्लैक एंट्री
पे फाइन कुछ भी दे सकते थे। जो बहुत से साथी कह रहे थे लेट होगा तो फलाना टिकड़ा, अरे भैया हमारा एक आदमी किसी, एक तो माता जी की बीमारी और एक उसकी वजह से लेट होता है, चाहते तो कम से कम, जो कि पहले कभी कोई सजा नहीं है, कम से कम सजा देकर इनको रख सकते थे, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को खत्म कर दिया, बंदा उभर नहीं पाएगा। रेजिमेंट के लिए कुछ कर सकता था, वो भी गया। तो ये जो चीज मैंने बीच में एक और कहानी आपको बता देता हूँ कि कहते हैं ना कि मैंने कहा था कि ईमानदारी उन लोगों के आगे दिखाओ जो आपको लगता है कि रॉयल्टी रखता हूं। अभी एक किस्सा आपको बताता हूँ एक जवान का। हालांकि दूसरे जवान ने मेरे को बताया जो अभी लेट ही चल रहा है, लगभग 16 महीने लेट है वो भी। तो उसको मैंने कह दिया यार देख जाना तो तेरे को पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। बोला सर मैं उस रेजिमेंट में नहीं जाना चाहता फलाना। हमको ऐसा नहीं होता। फिर मेरे को बाद में वो रेजिमेंट बताई, फिर मैंने बताया कि अब उसके सीओ साहब तो बदली हो चुके हैं, तो तू जा। तो बोला हाँ अब तो सीओ साहब बहुत अच्छे आ रखे हैं। तो फिर एक कहानी मेरे को पता चली कि उनकी रेजिमेंट के एक बंदे का आई कार्ड लॉस हुआ था। ठीक है, आई कार्ड लॉस में वो बंदा वापस छुट्टी काट के जब आया तो गेट पे उसने बताया कि भाई मेरा आई कार्ड लॉस हो गया एसएम साहब, और उनको रिपोर्ट लगी सीओ साहब को। तो सीओ उस समय उनकी रेजिमेंट का कोई साइटेशन का कि पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा था। अपनी रेजिमेंट में जब साइटेशन वगैरह होता है तो कोई पनिशमेंट या ऐसा केस नहीं होना चाहिए। उस चक्कर में बोला इस बैंजू गेट से बाहर निकाल दो, गेट के अंदर मत घुसने देना, क्योंकि ये आ गया तो फलाना होगा। इसको बोल कहीं से भी जा आई कार्ड ढूंढ कर फिर ही आना। तो ऐसे करके जब भी बंदा कोशिश किया, बोला आई कार्ड नहीं लेकर आया जब से गेट के बाहर सीओ का ऑर्डर है, और वो बंदा बेचारा गेट के बाहर ही चलता रहा। काफी दिन तंग आने के बाद में जब पता चला, हमारे से संपर्क हुआ इधर उधर से कि भाई क्या करें, तो पता चला कि सीओ बदली हो गया। मगर अब तो चला जा, तो सीओ साहब बदली हो गई। बोला सर मेरे को तो वो आदेश नहीं है फलाना टिकड़ा। तो किसी के थ्रू बातें की, पता चला सीओ साहब बहुत बढ़िया बंदा है, और सीओ साहब ने कहा कि भाई इसको भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो ठीक है, उसकी प्रावधान है, सजा होगी। और उस सीओ साहब को इन्होंने जाके अपनी पूरी कहानी बताई कि साहब मेरे साथ जो भी हुआ ऐसे ऐसे हो गया था, अब आप जो देना चाहो दे दो, लेकिन मेरे को नौकरी तो करने दो। और उस सीओ साहब ने मात्र 14 दिन का पे फाइन देकर उस बंदे को रख लिया। तो एक वो सीओ हैं जिन्होंने रॉयल्टी दिखाई, उनको रविंद्र फौजी दिल से जय हिंद सलूट करता है उनके लिए। अगर वो कहे ना चल हनुमान जी की तरह छाती फाड़ कर उनके लिए, वो हमारे सीनियर में मतलब दिल से हैं, एक वो भी सीओ है। ऐसे केस में रॉयल्टी दिखाना, मेरी खुद एक बार रेजिमेंट का हमारी का केस था, एक बंदे का आई कार्ड लॉस था, और आपको पता है आई कार्ड लॉस में कितनी सख्त सजा होती है। वो चाहे तो घर भी भेज सकता है। लेकिन उस समय एक तो हमारे सीओ साहब बोले क्या हुआ था, बोले यार बंदा बहुत बढ़िया है और इसको बचाना है। एक मेजर साहब को जो रॉयल थे उनको बोले यार तू देख इसको कुछ कर। हम खुद उस बंदे की गार्ड वगैरह में रहते थे तो पता चलता था। तो मेजर साहब हम बैठे रहते थे, ऐसे क्यों हमारे कोर में इस तरह का ये, एक तो इन्फेंट्री में इनमें ज्यादा नाटक चलता है। हमारी कोर में हम बैठे थे तो बैठ के जैसे ऐसे चाय पानी पी रहे थे, तो मेजर साहब इतना फ्रैंक था कि बोले यार ठीक है मैं ही करूंगा। अभी मेरे सीओ साहब ने मेरे को डिटेल किया है कि इसको बचाना है, तो बोला सच्चाई बता। तो उसके सामने उसने बंदे ने बता दिया जो भी कहानी थी, सच्चाई थी, कैसे गुम हुआ क्या हुआ। लेकिन फिर मेजर साहब ने बोला कि इस कहानी से तो तू फंसेगा भाई, और सीओ साहब ने मेरे को डिटेल किया है तो मेरी जिम्मेवारी है। उस मेजर साहब ने एक बढ़िया कहानी बताई कि तू इसको आई कार्ड लॉस को इस तरह दिखाना है। आई कार्ड लॉस में कुछ एक चीजें होती है उसमें, बोले एक तो ये है कि आप अगर किसी बंदे की जान बचा रहे हो, एक पॉइंट तो ये बन सकता है कि आप कहीं जा रहे हो और नहर में कोई बंदा या कहीं भी तालाब में कोई बंदा डूब रहा है, और उस समय अचानक आपने उस बंदे की जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी और आपका आई कार्ड वहां लॉस हो गया। एक तो ये केस है। दूसरा केस है कि आपके घर में आग लगी हो और आई कार्ड वहां लॉस हो गया हो, उस चीज की बैक डेट में रिपोर्ट अगर आप पुलिस से मिलकर लिखवाओ, कैसे भी करके वो रिपोर्ट लिखवाओ। और आग में, क्योंकि आग में फिर भी चाहिए वो आई कार्ड की चेन चाहिए, एक जो वो आता है अपना जिसमें आई कार्ड आपको पता होगा कि वो लगी होती है कील, जिसको सुम्मा से ठोक कर करते हैं, वो कील, वो चीज चाहिए, क्योंकि वो नहीं जलेगी तो जली हुई चेन और वो चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारी ही जहाँ से वो लाइजन हमारा वो चीजें मैं ये, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ तक अंडू पांडू तो पहुंचेगा नहीं। तो ये मेरे उन लोगों के लिए है जो भविष्य में किसी से गलती हो जाती है या होगी तो वो इन चीजों पर वो कर सकते हैं। फिर लाइजन मार के वो चैन और वो मंगाई गई और वो डाला गया, वो आग में जलाकर वहीं की वहीं उसने बोले यहीं जला कर लिया, हम देख लेंगे, हमारे हाथों को करवा कर
और फिर उस बंदे की केस हिस्ट्री बनाई गई कि उसके आग वगैरह जली थी। और फिर सीओ साहब ने, मात्र हमारे सीओ साहब इतना बढ़िया था, सब कुछ पता था, लेकिन सीओ साहब को भी पता था। सीओ साहब ने बोला ठीक है साहब, आपने कहा, बोले ये केस हिस्ट्री बना दी, बोला ठीक है इसको पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट तो फिर भी होनी थी, लेकिन पनिशमेंट जैसे मैंने एक दिन और एक साहब से बात की थी, आज भी मैंने बात की है उनको, तिवारी साहब जो हेड साहब रहे थे, कि सीओ साहब ये भी लिख सकता है ब्लैक एंट्री में सजा के तौर पर कि भाई मैंने इसको डांट फटकार कर और वहां से भगा दिया कि जा भाग जा और दोबारा फिर से गलती नहीं करेगा, और सजा के तौर पर इसको एक्स्ट्रा 7 दिन की ड्यूटी दी जाए और भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराएगा, इस तरह की ब्लैक एंट्री दे दी गई। और इसके साथ जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए, तो हादसा उसमें हिस्ट्री वही लिख दी कि आग लगी थी घर में, खुद पुलिस स्टेशन में भी बात करके सारी कहानी बनवाई, सब कुछ हुआ, वो बच गया। तो वो होते हैं रॉयल्टी वाले लोग, उनको बोलते हैं टाइगर। जो ये बन रहा है ना कि सजा देकर मैं टाइगर हूं, गधा है मेरी तरफ से, या सियार है तू। टाइगर वो लोग हैं जो बंदे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाकर उसका वेलफेयर करें। टाइगर बनना है तो कहीं अपने उससे लड़ो ना, बड़े अधिकारी से। जैसे मैं वो एक कमेंट्स लिख रहा था जिसको बोल रहा था कि एक सीओ साहब हैं और उनकी मैडम एमएनएस है, जिसको बड्डी लागू नहीं है, लेकिन अपने सीईओ ने अपनी पावर यूज करते हुए अपने पास भी रखा है, और वो मैडम जहां ड्यूटी कर रही है वहां भी एक बंदा भेजा हुआ है। तो वहां तो तुम्हारी पावर जीरो हो जाती है कि हम उसके खिलाफ बोल दें, या कोई ब्रिगेडियर साहब को। शेर बनना है तो अपने से बड़े लोगों के पंगा लो, वो होता है शेर। और अपने से छोटे ऊपर फंसा हुआ आदमी मजबूरी में फायदा उठाकर फिर उसको ये चीजें करते हो, वो हमारी तरफ से गधा है और बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जिन लोगों को कहानी पसंद आए मैं फिर कहता हूँ शेयर जरूर करें। और ये खास लास्ट की बातें मैं हर वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंटों में कभी कभी बताता हूँ, खास बंदों के लिए। ठीक है, फिर कहता हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम में आज अगर आप उस बंदे की नौकरी बचाते हो, उसका परिवार आपको दुआ देगा, पूरी रेजिमेंट याद रखेगी। आज भी हमारे को क्यों, मैं बार बार हमारे जो अधिकारी हैं, कई बार एक हमारे कारगी साहब का नाम लेता हूं कि रॉयल थे, मेजर बख्शी साहब पटियाला के राजा खानदान के लड़के थे, हम क्यों नाम लेते हैं उनका, कि उन्होंने रॉयल्टी का काम किया भाई। हमारे एक पंडित साहब, आज भी मेरे को याद है, बहुत से लोग बोलते हैं कि, हालांकि एक बार पंडित साहब ने भी गलती की थी तो मैंने उसका वो वीडियो बना दिया थे, कोई हमारे ही रेजिमेंट के, लेकिन पंडित साहब ने जब मेरे को बाद में बोला, यार रविंदर शेखावत, बोले मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है और याद कर, क्योंकि मैं एक बार राजौरी में था और मैं, मेरे पास जिप्सी थी, हमारे एमईएस में था, मैं सिविल रेस में लेकर जाता था मैं, जैसे कहीं भी कोई काम के लिए। तो उस दिन मैं वो जिप्सी खड़ा कर रहा, घूमने के लिए पैदल ही जा रहा था, और वहां से वो पंडित साहब गाड़ी में जा रहे थे, उसके साथ जो बंदा था, ड्राइवर था, वो भी मेरा जानकारी था। तो उसने देखा, उस बंदे ने बताया कि साहब वो तो अपना शेखावत कहाँ घूम रहा है, देखो सिविल में अकेला ही। तो हम एमईएस में थे, एमईएस में तो हम तो, मैंने बता दिया मैंने वहां नौकरी करी है जहाँ बॉर्डर में बोलते ना, बॉर्डर क्रॉस अकेला भी जाता था काम करने के लिए, एमईएस का कोई वर्क आ जाता था तो सिविल बंदों को लेकर चला जाता था। 1 साल तक ऐसे ऐसे रिस्क में गाड़ी चलाई, जहाँ कमांडर साहब ने बाद में बोला था, अरे भाई कोई दिक्कत आ जाएगी, तो मैं बोला साहब दिक्कत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिस दिन उसकी आ गई तो कोई नहीं बचा सकता, और वहां से नहीं आती है, जब तक साला गोलियां भी चल रही हैं तो कोई कान के बगल से निकल जाएगी, कोई कहीं से निकल जाएगी। तो पंडित साहब ने गाड़ी जाने के बाद रोका, फिर दोनों उतर के आए, पैदल आकर गले मिले, अरे यार शेखावत, आरआर में मेरे साथ नौकरी कर रहे थे, हम अर्जुनेंट की ड्यूटी की, बहुत सी ड्यूटियां की, मतलब पूरी रॉयल्टी थी। लेकिन मैंने उनका भी एक बार कोई पंगा हुआ था तो वीडियो डाल दिया था, लेकिन बाद में पंडित साहब ने मेरे को उस दिन से, जो बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप नाम नहीं बताते हो फलाना ढिगड़ा, वो पंडित साहब ने उस दिन मेरे को ज्ञान दिया था कि यार हमारी रेजिमेंट की, एक तो रेजिमेंट की, उसमें कितने लोगों ने रेजिमेंट को खड़ा किया, कि रेजिमेंट की बेइज्जती हुई, और कम से कम तू मेरे को एक बार बता देता, मैं तेरे एक कहने से मैं जाकर उस हवलदार का, और बाद में जिस जो पंगा हुआ था वो साहब और उनके मैम साहब हवलदार के क्वार्टर में जाकर माफी मांगी थी। तो बोला तेरे वीडियो के बाद में नहीं, अगर तू पहले डायरेक्ट बता देता तो तू कहता माफी मांग ले, तो मैं मांग लेता। तो तब से फिर मैंने इस चैनल को, क्योंकि उस समय हम भी नए नए थे, लेकिन तब से मेरे को ये चीजें समझ में आई कि हाँ, हमें जो काम अगर नॉर्मल तरीके से हो सकता है तो पहले फोन करना चाहिए। तो आज मैं जब भी काम होता है तो मैं उनके एसएम साहब को, ब्रिगेड कमांडर साहब को, जनरल साहब तक फोन करता हूँ। जो चीजें फोन से संभव नहीं होती, फालतू में जो ऐसे बढ़ते हैं, उनका हम वीडियो डालते हैं। पंडित साहब के साथ साथ उस समय हमारी रेजिमेंट से गए हुए बहुत से जो सीओ साहब थे, कोई ब्रिगेड कमांडर था, कोई का, एक दो उनके भी फोन आए कि यार शेखावत तू कम से कम एक बार हमें तो बताता।
तो तब से मैंने अपनी चीजें, जो मैं पहले मेरे वीडियो देखना शुरू के मैं सीधा नाम लेता था, किस रेजिमेंट का है, क्या कर दिया, लेकिन तब से ऐसे चीजें आई हमारे सामने, तब से हमने पहले नाम, बिना नाम लिए वीडियो डालना, प्रेशर क्रिएट करना, फिर बात करना, बात हो जाता तो वीडियो को हटा देना। और बिना नाम लिए इसलिए डालते हैं कि वो उन रेजिमेंट का नाम नहीं खराब हो। एक रेजिमेंट को खड़ा करने में, एक रेजिमेंट का नाम करने में कितने ही जवान, जैसियों, कितने ही अच्छे अधिकारियों ने खून की एक एक बूंद बहाई है उसके लिए। जो आप 1 मिनट में कह देते हो नाम लो नाम लो, वो जब दिक्कत आ जाती है, कोई नहीं मान रहा, तब नाम लिया जाता है। और जब नाम लेते हैं तो फिर बहुत से लोग ये भी करते हैं कि हाँ भाई किसी भी तरह वो करें, ठीक है। इसीलिए मैंने तब से मेरा ये चीजें बदल दी हैं। और अब बीच बीच में तब से ही हमारे, चाहे वो साहब हों चाहे और साहब हों, जब भी मेरे पास वीडियो आता है ऐसे डालते ही फोन आते खट देसी, अरे शेखावत कहाँ का कैसा, हमें बता, हम क्या मदद कर सकते हैं, वो होती है। जैसे आज हमारे जो जनरल साहब है, रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया कि यार क्या कहानी, कैसे हो गया, कैसे बोल रहे हैं। मेरे तो बोले आज भी लोग मिलते हैं तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं मेरे जवान। तो जवान जो अच्छा काम करेगा, दूर से देखते, आज हमारे को कोई बढ़िया अफसर मिलता है और साहब कहीं से भी जा रहा हो, रोक कर पक्का उसका वो करेंगे, ठीक है। और घटिया मिलेगा, देखते ही बोले बड़ा, फिर मैं फौज की भाषा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्या होता है, ठीक है। जो साहब ने, जैसे मैंने बताया, तो साहब ने भी बताया कि सब चीजें हो सकती हैं। पहले कोड़े मारे जाते थे, गोली मारी जाती थी, वो भी तो बदला है। लेकिन बदलने के लिए संगठित हो, बढ़िया कोई एक यूनियन बनाओ, क्योंकि हमारी यूनियन है वो कुछ तो आपस में ही लड़ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बड़ा ऐसे करने में, उस वजह से बोलो दिक्कत आती है। मैं बहुत सी बार आपकी यूनियनों में सब जगह गया हूँ, लेकिन कुछ तो बस ये है कि हर जगह ही अफसर गलत है, फलाना गलत है। भाई मैं आपको भी, वो मेरे को ये बोला, मैं आपको भी यही सोचता था, लेकिन आपके धीरे धीरे डीपली मैंने करा, और वो मेरी बातें भी करते हैं, जहाँ भी बैठते हैं अधिकारियों तक है कि भाई वो जो चीजें बोल रहे हैं समय के अनुसार, बहुत चीजें चाहे सहायक प्रथा हो या इस तरह की चीजें वो बदलनी चाहिए। बोले मेरा जो सहायक रहा था, पूछ लेना मैंने कैसे उसको रखा है, आज भी याद करता है वो। तो कोई लिमिटेशन होती है, एक होता है कि ठीक है सहायक तो रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन काम आया कर रही है, और एक ये है वो 2000 आया बचाने के लिए सारा जवान से सब कुछ करवा रहा है। साहब ने एक बार बताया था कि एक कंपनी, वीडियो लंबा हो गया, किसी का कॉल भी आ रहा है, आगे की जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के जरिए देंगे। वीडियो सही लगता है तो देख लिया करो, बहुत से लोग वीडियो सर लंबा हो जाता है, तो आपके पास आपका फोन है, मैं मेरे फोन से फोन करके नहीं बता रहा हूँ, आपका फोन है, जब चाहो आप ऑफ कर लो, जब दोबारा टाइम मिले तब देख लो, देखो अच्छा लगे तो शेयर कर दो, चैनल से जुड़ो, और भैया तन मन धन से मदद करो, ये चीजें बदलनी है तो। नहीं तो जो गुलामी रविंद्र फौजी ने गुलामी झेलनी थी, जो जेल का आ गया, मेरी बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं है फलाना, मेरी ना तो कोई सर्विस में पनिशमेंट है, ठीक है, मैं मेरी पेंशन, मेरे आपकी तरह मैं भी पेंशन ले रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है। बहुत से अधिकारी पहले मेरी रेजिमेंट के थे, अभी दूसरे भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इज्जत भी करते हैं, जहाँ जाते हैं कुर्सी भी देते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनको पता है कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं, और वो वैल्यू आप सब जुड़े हुए हो ना, सबकी ताकत है। मैं फिर कहता हूँ रविंद्र फौजी चींटी है एक, लेकिन ये चींटियों का झुंड जब चल जाता है तो बड़े बड़े लोगों को हिला सकता है, ठीक है। चैनल से जुड़े, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।